मेरा नाम डॉक्टर दिव्या ज्योति। मैं चाणक्य फाउंडेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से बहुत सारे शिक्षण संस्थान चलाती हूँ। मैं पिछले 25 वर्षों से सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत एक्टिव रूप से कार्यरत हूँ और लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती आई हूँ। इसी क्रम में हजारों शिक्षकों से हमेशा मेरा संपर्क और संवाद रहा, क्योंकि मैं एक शिक्षिका के रूप में भी काम करती हूँ। मैं अपने कॉलेज में एज अ टीचर भी अपना योगदान देती हूँ। तो लगातार हम अपने कार्य के दरमियान शिक्षकों के संपर्क में रहे और एक लंबे शैक्षणिक अनुभव और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए यह महसूस हुआ कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की जितनी आवश्यकता है उस पर तो हम काम अपना जितना प्रयास हो, जितना एफर्ट है हम लगा रहे हैं, लेकिन साथ साथ शिक्षकों के अधिकार के लिए भी काम करने की बड़ी ही ज्यादा आवश्यकता है। इसी क्रम में लगातार शिक्षकों के डिमांड पर, उनके अनुरोध पर मैं शिक्षकों की समस्याओं को उठाने के लिए, उनको आवाज देने के लिए, उनके संघर्षों को आवाज देने के लिए आज के डेट से एक शिक्षक सशक्तिकरण यात्रा का शुभारंभ कर रही हूं, जो यात्रा पटना जिला के हर एक सब डिवीजन के जितने भी विद्यालय और महाविद्यालय है उन सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में जाना, शिक्षकों से संवाद करना, उनकी समस्याओं से दो चार होना, उनकी समस्याओं को सुनते हुए उसको प्रखर और मजबूत रूप से सरकार के समक्ष उठाना और उनको एक संवाद के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने के प्रयास के रूप में आज शिक्षक सशक्तिकरण यात्रा के शुभारंभ की घोषणा के साथ यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों का आमंत्रित किया गया है। 16 मई को आपका एक प्रोग्राम होने जा रहा है। जी, खास करके इस अवार्ड के क्या कुछ नाम है इस प्रोग्राम जी का? जी, और इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे? आप सभी समझते हैं कि शिक्षक समाज की बहुत बड़ी धुरी है। शिक्षकों के हाथ में हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारे सभी समाज का भविष्य है, बिहार का भविष्य है, देश का भविष्य है। पर जिन हाथों के द्वारा यह शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बेहतरीन बिहार के युवा अच्छा कार्य प्रदर्शन कर पाए हैं, लेकिन उन्हीं को गढ़ने वाले जो हमारे गुरु हैं, शिक्षक हैं, उनके सम्मान के लिए कभी भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। हमने उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म दिया है, ग्लोबल आइकॉन अवार्ड। यह ग्लोबल आइकॉन अवार्ड शिक्षकों को उनके कार्यों, उनके समर्पण, उनके जो योगदान है समाज के लिए, बिहार के विकास में, देश के विकास में, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, ग्लोबल आइकॉन अवार्ड। और इसका हम लोग पिछले 8 मार्च 2026 को पटना में शुभारंभ किए थे। इसमें लगभग 900 से 1000 शिक्षक पटना में रविंद्र भवन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। दूसरा कार्यक्रम हमने 29 मार्च को नवादा में किया। नवादा में भी 700 से 800 शिक्षक इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और उनको सम्मानित किया गया। तीसरा कार्यक्रम 19 अप्रैल को हमने नालंदा में किया। नालंदा में भी भारी संख्या में शिक्षक उस कार्यक्रम में आए, जिसमें प्राचार्य, महाविद्यालयों के प्रोफेसर, टीचर, हर तबके के प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के सारे टीचर्स शामिल हुए और उनको सम्मानित करते हुए हम लोग भी गौरवान्वित अनुभव कर रहे थे और उन्हें भी हमने यह महसूस कराया कि आपका सम्मान
सबसे ज्यादा जरूरी है। आप समाज के सबसे गौरवशाली पार्ट हैं और इसलिए आपके संघर्षों को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज जब नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से यह आपके साथ ज्यादती है। हम लोग चाहते हैं कि हम शिक्षकों को वह सम्मान दें जिससे कि वह समाज का सबसे महत्वपूर्ण वर्ग बने। मैडम, ये जो अभी नए शिक्षा मंत्री बने हैं मिथिलेश तिवारी सर, तो क्या उनके पास ये महिला शिक्षिका जो है वो निजी क्षेत्र की हो या सरकारी क्षेत्र की, उनकी समस्याओं को आप उठाइएगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं शिक्षकों की आवाज बनने के लिए ही आगे आई हूँ, उन्हीं के डिमांड पर आगे आई हूँ। यहाँ पटना हो, नवादा हो, नालंदा हो, वहां के टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा मुझसे बार बार रिक्वेस्ट किया गया कि आप हमारी आवाज को मजबूती से रख सकती हैं। खास करके महिलाएं, आपको या तो जानकारी होगी ना कि कम से शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय महाविद्यालयों में महिला शिक्षिकाओं की तादाद भारी संख्या में है, लेकिन उनकी बात को सुनने के लिए कोई उचित प्लेटफॉर्म नहीं हुआ। आज आप देखिए ना कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज 30 वर्षों से एक परिपाटी चली आ रही है। शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं हमारे यहाँ, प्रतिनिधि तो ऐसा नहीं है कि वो स्थान रिक्त है, प्रतिनिधि हैं। एक महिला शिक्षिका से आप पूछ कर देखिए कि क्या उसके दरवाजे पर अपना डिमांड लेकर जा पाते हैं? नहीं। वह जो वेदना है, आप जाकर उनसे बात करिएगा तो आपको समझ में आएगा वो कितनी वेदना में है। वह चाहे सरकारी स्कूल की शिक्षिका हो, चाहे प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका हो, उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुनने वाला कोई स्थान नहीं है। हम बिल्कुल उनकी आगे आए हैं और उनके वो भी खुश हैं कि कम से कम मैम आपके सामने आप आई हैं हमारे साथ, तो हम आप हमारी आपको भरोसा उन्होंने मुझ पर जताया है और मैं उस भरोसे पर बिल्कुल खड़ी उतरूंगी, अपने महिला शिक्षिकाओं का आवाज बनने की कोशिश करूंगी। मैम, आज जिस तरीके से एक बहुत बड़ा आंदोलन शिक्षकों के बीचों बीच में, जो कि हालांकि देखा जाए तो बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के जो प्रीलिम्स और मेंस पेपर का ये रखा गया है सामने, लेकिन इसमें शिक्षक जो है नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई जब ऐसा दो आप एग्जाम लेंगे तो उससे बढ़िया यूपीएससी करा दीजिए। बीपीएस क्यों इतना क्राइटेरिया? जी, शिक्षकों को इतना भी एग्जाम नहीं, ये इस पैटर्न से इस पैटर्न थका देने वाला हो गया। आप एक बार ग्रेजुएशन कराते हैं, ग्रेजुएशन कराने का बीएड कराते हैं, बीएड के बाद एमएड कराते हैं, फिर सीटेट लेते हैं, फिर एस्टेट लेते हैं और ये सारा क्वालिफिकेशन लेने के बाद आप फिर बीपीएससी का एग्जामिनेशन लेते हैं, प्राइमरी लेते हैं और मेंस कराते हैं। आप बताइए, एक शिक्षक बनने के लिए एक व्यक्ति लगातार 10 वर्षों तक संघर्ष करता रहे और तब जाकर उसको एक नौकरी मिलेगी। आपने तो फिर आप जो सरकार, हम तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी यह प्रश्न पूछेंगे ना कि आपने बीएड की डिग्री, एमएड की डिग्री, डीएलएड की डिग्री क्यों रखी थी? डीएलएड, बीएड और एमएड यह तो पात्रता होती है कि आप शिक्षक बन सकते हैं, यह कॉम्पिटेंसी है उनकी। आप तो यहाँ बीएड और डीएलएड में एडमिशन के लिए एंट्रेंस देकर आ रहे हैं। बच्चे जो है बीएड और डीएलएड में एंट्रेंस एग्जामिनेशन देकर बीएड और डीएड की पढ़ाई कर रहे हैं और उसके बाद आप उसको इतने कैटेगरी में उसका एग्जामिनेशन ले रहे हैं, आप एस्टेट ले रहे हैं, आप सीटेट ले रहे हैं और उसके बाद बीपीएससी का आपने लोड डाल दिया उस पर। तो ये तो एक थका देने वाला प्रोग्राम, और मतलब समझिए कि युवाओं के साथ, वो युवाओं का जो कॉम्पिटेंसी है उसके साथ एक बहुत बड़ा मजाक, बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि हमारे युवा एक अदद नौकरी पाने के लिए विवश हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि एक नौकरी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। उस संघर्ष का सरकार मजाक बना रही है और वो मतलब एक ऐसे नियम ला दे रही है कि उस नियम में से मतलब वो उसमें घिरे हुए पाते हैं अपने आप को और बस विवश हैं, लाचार हैं और उनकी आवाज को कोई सुन नहीं रहा है। फाइनल मैम, एक हमारा सवाल रहेगा कि टीचर्स कंस्टिट्यूएंसी से आप चुनाव लड़ रही हैं और खास तौर पे इसके पिछले बार जो भी उम्मीदवार रहे हैं, जो जीत करके गए, वो सिर्फ पीठ थपथपाने का काम है। क्या लग रहा है? पिछली बार नहीं सर, पिछली बार नहीं सर, आप यह जानिए ना, वह 30 वर्षों से पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 30 वर्षों से हैं शिक्षकों के प्रतिनिधि। लेकिन बताइए ना कि 3 एक काम बता दें जो शिक्षकों के जीवन के बेहतरी के लिए उन्होंने किया हो। 3 काम मैं पूछ रही हूँ केवल। 5 टर्म लगातार कोई एमएलसी रहा हो, सत्ता में या विपक्ष में, दोनों स्तर पर आप रहे। आप हम जब एमएलसी का प्रतिनिधि कोई क्यों बनता है? शिक्षकों की आवाज उठाने के लिए, शिक्षकों को के समस्याओं को ताकत देने के लिए। लेकिन यहाँ क्या हुआ? 30 वर्षों से उन्होंने एक अपना ही मतलब अपने आप को ही मजबूत किया है। शिक्षकों को तो खैर
कुछ भी नहीं मिला उनसे, कुछ भी नहीं मिला। यह आप डिप्रेशन, आप हर स्कूल में जाकर आप शिक्षकों से बात करके देख लीजिए, लोग तो उनसे मिलना नहीं चाहते हैं, लोग उनके तक जाना ही नहीं चाहते हैं। हमारा लोग स्वागत इसीलिए ज्यादा कर रहे हैं कि आपसे कम से कम संवाद कर सकते हैं, आप हमारी बात सुन सकते हैं, आप तक हम अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन वहां तो बस एक राजनीतिक चेहरा बना हुआ है, जो मतलब भय का चेहरा एक तरह से कहिए तो बना हुआ है। लोग नहीं जा पाते हैं उनके पास अपनी बातों को लेकर, महिलाएं बिल्कुल नहीं जा पाती हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और महिलाओं में बहुत ही असंतोष है, बहुत ज्यादा असंतोष है, क्योंकि महिलाएं संघर्ष कर रही हैं। आप जाकर स्कूलों में देखिए ना, वो कहीं पर एक तो उन पर दोहरी जिम्मेवारी है, अपना परिवार भी चलाते हैं और नौकरी भी करते हैं, अपने बच्चों का पालन भी करते हैं, तब उनकी तो आप क्या करते हैं, नियुक्ति कर देते हैं। वो पूर्णिया के शिक्षक को पटना के रहने वाले को पूर्णिया में पोस्टेड कर देते हैं। वो फैमिली से दूर अपना नौकरी करती है और किसी तरह से परिवार चलाने के लिए भी बस है, उनके पास सही माहौल नहीं रहता है। अभी स्कूलों में आप देखिएगा तो महिलाओं के लिए शौचालय जैसी समस्या का भी उनको सामना करना पड़ता है। दूसरा, सुरक्षित वातावरण हम उनको नहीं दे पाते हैं नौकरी करने के लिए। उनको अस्थाई जो उनका प्रोन्नति का मामला हो, चाहे समय पर वेतन का मामला हो, चाहे निजी जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स का के वेतनमान का मामला हो, वो सब चीजों में, और उसके ऊपर दोहरी ड्यूटी, दोहरी तिहरी जितनी ज्यादा कह सकते हैं, हर काम के लिए आप टीचर्स को ये डाल देते हैं। अभी जैसे जनगणना का काम चल रहा है, सारे टीचर्स अपना एकेडमिक काम छोड़कर जनगणना के लिए निकले हुए हैं। आप जिस स्कूल में जाइएगा जनगणना का काम के लिए, तो हर आपके जितने भी लार्ज स्केल पे काम सरकार के होते हैं, वो सारे काम एक एक करके वो शिक्षकों पर लाते हैं। लेकिन शिक्षकों को हम क्या उसके एवज में क्या दे रहे हैं, यह शिक्षकों से ज्यादा पूछिए, उनकी वेदना आपके सामने खुलकर आएगी। मैम, अभी 5 महीने चुनाव को लेकर शिक्षकों के बीच में किस रणनीति के साथ पहुंच रहे हैं? हम शिक्षकों को लेकर उनके जो अधिकार हैं, उनका अधिकार, उनका चाहे समान वेतनमान का अधिकार हो, चाहे उनको एक सुरक्षित वातावरण देने का अधिकार हो, चाहे आधुनिक शिक्षा तंत्र देने का अधिकार हो, चाहे उनको एक सही नियमावली के साथ प्रोन्नति और ट्रांसफर का जो सिस्टम है उसका अधिकार हो, चाहे उनके जो भविष्य, सुरक्षित भविष्य के लिए जो हम बात कर रहे हैं, पेंशन का अधिकार हो, चाहे वित्त रहित शिक्षकों का जो राइट्स है उनका अधिकार हो, चाहे माइनॉरिटी स्कूल का समस्या देख लीजिए, माइनॉरिटी स्कूल को कोई किसी तरह का वित्तीय आप संसाधन नहीं, उनको सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, उनका राइट्स हो। बहुत मुद्दे हैं, 20-25 मुद्दे आपको इतने गंभीर मिलेंगे ना कि उन पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं तो आश्चर्य कर रही हूँ, जब जितना ज्यादा गहराई से इस फील्ड में जा रही हूँ, जान तो बहुत कुछ रही थी, लेकिन जितना ज्यादा उनके बीच पहुंचती हूँ, समस्याएं उतनी ही भयावह लगती है। और 30 वर्षों में बिहार कहां पहुंचा है, आप उसका मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। पटना बिहार की राजधानी है, और दुर्भाग्य है कि पटना के शिक्षकों में बहुत ज्यादा असंतोष है। बहुत धन्यवाद मैडम। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद।